देखिए, ये भी एक अल्टरनेटिव, मैं तो एकेडमिक हूं तो आई डील इन अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, हम तो बार बार दूसरी तरफ से प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरी तरफ से अगर प्रॉब्लम देखें तो हुकूमत आ जाती है, हुकूमत जैसे आके बार बार वो पावर में रहना चाहती है, वो अपॉइंटमेंट्स गलत करती है, वो बिजली का निज़ाम ठीक नहीं कर सकती 40 साल से, वो फिर अपने झंडे चलाती है, फिर एक फेल्ड प्रोजेक्ट है पीएसटीपी का निज़ाम, मेरा ख्याल बहुत बड़ा इसमें रिस्पॉन्सिबल है। पीएसटीपी खत्म नहीं कर सकती। तो मैं ये कहूंगा कि अगर हुकूमत एकदम चेंजेस लाए तो कौम खुश हो जाएगी। हुकूमत वेट करती रहती है चेंजेस लाने पे। अब देखिए, अर्जेंटीना में मिलाई आया, उसने आते साथ 50 डिपार्टमेंट फायर कर दी, लाख वर्कर्स फायर कर दिए। ट्रंप आ रहा है, उसने एलन मस्क को लगा दिया। हमारे यहाँ ये क्यों नहीं होता? अगर ये हो तो क्या चांस है कि हम ज्यादा लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगे? या बट आपने जो दोनों एग्जांपल्स दी ना, खासतौर पर अमेरिका की जो एग्जांपल आप दे रहे हैं, वो एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है। जो इलेक्शन जीत के आ रहा है उसको पता है कि अब मैंने 4 साल, मेरे पास लीवर्स ऑफ पावर हैं और एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर मेरे पास है। हमारे सिस्टम के अंदर, मैं सिर्फ आपको 2008 से आगे की एग्जांपल अगर दूं कि जब जनरल मुशर्रफ फेड आउट हुए और उसके बाद पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आई और उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई। ये सारी पार्टीज बदलती रही। इस सारे पीरियड में जस्ट अखबार उठा के, वी शुड गेट सम यंग रिसर्चर टू डू दिस, जस्ट रीड द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर। मेरे ख्याल में कोई भी पीरियड ऐसा नहीं था जहां 6 महीने से ज्यादा आपको ये नजर खबरें ऐसी लगती हो कि ये गवर्नमेंट जो है ये अभी सरवाइव करेगी। जहां पर आपकी इतनी अनसर्टेनिटी हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर प्राइवेट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर ऑल टेकन विद फ्यूचर इन अकाउंट, और जितना आप अनसर्टेनिटी बढ़ाते चले जाएंगे उतना डिस्काउंट रेट मेरा बढ़ता चला जाएगा, एंड दैट्स ट्रू फॉर ऑल डिसीजंस, नॉट जस्ट द प्राइवेट सेक्टर डिसीजंस। सो देयरफॉर इन माय ओपिनियन, जो मेरी लर्निंग जो है इसके अंदर, जब तक ये फंडामेंटल हम प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करेंगे, यार हमने जमहूरियत होना है तो भाई जमहूरियत हो जाए, फिर जेन्युइन चले जाते हैं, इस पे चले जाते, इस तरफ चले जाते। हमने इस पे थोड़ी सी रिसर्च की थी, जमहूरियत क्यों नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी जो हमने डिस्कवर किया था, हुकूमत चलती 3 साल है, 3 साल में हमारा सांस फूल जाता है। इस पर ही तो मेरा ख्याल 1 साल में ही फूल गया। अभी कंटेनर में बैठा हूँ और इंटरनेट बंद हो रहा है वगैरह वगैरह, तो हमारा सांस फूल जाता है। हम कहते हैं यार खुदा के वास्ते बाहर जाओ। तो ये हुकूमत की तरफ से भी होता है, हमारी तरफ से भी होता है, पब्लिक की तरफ से। मैं नहीं बात कर रहा, बाकी इस्टेब्लिशमेंट तो अपनी तरफ है, पब्लिक की तरफ से भी हम थक जाते हैं। यार खुदा के वास्ते कंटेनर बंद करो, खुदा के वास्ते हमें इंटरनेट दो, खुदा के वास्ते हमें सांस लेने का मौका दो। अब फूड पेंडा वाला रो रहा है, वो इनड्राइव वाला रो रहा है बेचारा कि मेरा इंटरनेट चला जाता है। तो ये भी तो चीज है कि अगर हम 3 साल हुकूमत की टर्म कर दें। दूसरी चीज जो हमने लिखी थी कि टर्म लिमिट्स लगा दे, एक दफा टर्म लिमिट्स लगी थी, हम टर्म लिमिट लगा दें जो बार बार आ जाते हैं। मैं तो कहता हूँ तीसरी चीज फैमिली लिमिट भी लगाते, मैं तो कहता हूँ चौथी चीज इलेक्शन का। तो आप इनमें से क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी को कैसे पुख्ता करें? देखिए, नहीं डॉक्टर, आई वुड टेंड टू डिसएग्री विद यू ऑन दैट। हाँ, बिल्कुल सही है कि जब गवर्नमेंट आती है, पाकिस्तान है सीरियस इश्यूज, और जो भी गवर्नमेंट आती है वो एक्सपेक्टेशंस पूरी तरीके से मीट नहीं कर रही होती। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, चाहे किसी भी गवर्नमेंट को उठा के देख लें, एक्सपेक्टेशंस से रियलाइजेशन जो है वो उसमें गैप होता है। लेकिन अवाम जो है वो तो जाके सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करते ना। इस वक्त जो आपने सारे सिम्टम्स की बात की, जो इस्लामाबाद की इस वक्त सिचुएशन है, कंटेनर लगे हुए, सब कुछ हो रहा है, कल हो सकता है वहां पे टियर गैस शेलिंग हो रही हो, ये सब जो है, दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ ए ब्रोकन सिस्टम। ये सिस्टम की ही फेलियर की तो एग्जांपल्स दे रहे हैं ना, व्हिच मींस द सिस्टम इज नॉट वर्किंग। इफ योर सिस्टम वाज, यू कम इन, मुझे उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग इशू फॉर मी। जो कुछ भी हो वो डिफाइंड एक सिस्टम के तहत हो, एवरीबडी नो रूल्स ऑफ द गेम। आपको पता है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो ये है कि ऑल द प्लेयर्स शुड नो व्हाट द रूल्स ऑफ द गेम दे आर प्लेइंग विद, एंड दे शुड बी इन्फोर्सेबल। सो जब तक जिस तरीके से इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अगर वो मिसिंग होगा तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो हर्ट होती है। इसी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अगर रूल्स ऑफ द गेम ही नहीं फॉलो हो रहे और वो इन्फोर्सेबल ही नहीं है जो रूल्स ऑफ द गेम भी है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस आपको नजर आएगा, which is what. So what are the fundamental changes that you would suggest? Yeah, Supposing you became the prime minister, what are the absolute changes you would try and make?
मेरी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर देखें, मेरी जो है जाहिर है बहुत सबसे पहली तो आस जो है वो एवरीबॉडी इन पाकिस्तान विल से द एस्टैब्लिशमेंट शुड नॉट बी इंटरफेयरिंग इन पॉलिटिक्स. एवरीबॉडी इन पाकिस्तान एग्रीज विद इट. मोस्ट ऑफ द आर्मी चीफ्स हैव मेड सिमिलर स्टेटमेंट. सो एक दैट्स अ गिवन, दैट्स द फर्स्ट पार्ट. बट देन द पॉलिटिकल प्लेयर्स आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड. अभी ये अपनी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक नोबेल प्राइज है, what is it talking about? It is talking about the quality of the institutions, right? That's an accepted theory of economics के the quality of institutions make a difference. अब उसके ऊपर बहस आप कर सकते हैं if that's the only determinant for failure or success or not, but nobody would argue that that is not an extremely important ingredient for success. बिल्कुल. आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसके अंदर ऑब्वियसली देयर इज अ फ्री मीडिया, एबिलिटी टू क्रिटिसाइज, एबिलिटी टू फॉर पीपल टू स्पीक अप. देयर इज द जुडिशियल सिस्टम व्हिच शुड एक्ट एज अ चेक एंड बैलेंस. एंड अगेन वो जो मैं कह रहा हूँ, enforceability of the rules of the game, including enforceable contracts, etc. But within the political system itself, what is the most important institution? सबसे important institution, the apex, is the parliament, right? We do everything, when I say politicians, to weaken the parliament. सारे बड़े decisions जो हैं वो parliament के बाहर होते हैं. Centralized political authority है within the political parties also. So kitchen cabinet will sit, and that kitchen cabinet में discussion करके the big man or the big woman, whoever it is at that point in time, will take a decision. And the parliament will then be asked to rubber stamp it, right? That's one part of it. The second part of it is कि जब बहुत ही बड़ा कोई चैलेंज आ जाए तो हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं. यार, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इज द डैम पार्लियामेंट ना. सारी पार्टीज तो वहां पे बैठी हुई है. सो वहां पर आपकी then institutionally have we empowered it to really play the role that it should be playing, both in terms of legislation and as a balance on the government, right? क्या वहां पर हाई क्वालिटी पेड रिसर्च स्टाफ है? क्या डॉक्टर नदीम उल हक के ट्रेन किए हुए बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं पेड सैलरीज के साथ विद अ फ्यूचर गुड करियर देयर, who are able to independently evaluate the performance of the government and the legislative proposals which are coming in, so that there is a real debate that takes place with a clash of ideas? No, it doesn't. And I can go on and on. I can give you many other examples of that. So strengthening the institutions of democracy and respecting the institutions of democracy and respecting a democracy is a messy affair. Democracy में neat, clean, सब कुछ खुश, everybody happy नहीं होता. So you have to be willing to live with that. और we are lucky, Pakistan is lucky in a way कि हमें तो एक हमसाया मिला हुआ है जिसकी सोशो कल्चरल मेकअप भी हमसे बिल्कुल मिलता जुलता, रिलेटिवली मोर और लेस थोड़े वो हमसे बेहतर थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जिस वक्त हम सेपरेट हुए. And look at the mess that politics has been. But because political system में continuity थी, they have delivered economic well-being to their citizens, which we have not been able to do. So learn from your neighbors at least. मैं जो देखता हूँ हमारे पार्लियामेंटेरियंस, मुझे दो दफा कमिटीज पे बुलाया, मैं देखता हूँ हमारे पार्लियामेंटेरियंस इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है. दे रियली डोंट वांट टू डिस्कस. और मैं तो आगे जाऊंगा, मैं तो कहता हमारे लोग भी नहीं इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड. रोज शाम को टीवी शो पे आप देखें वो 3 पॉलिटिशियंस आके लड़ रहे होते हैं और वो लड़ रहे होते हैं कि तू चोर. ये नहीं बात करते कि इकोनॉमिक्स में क्या है. तो क्वाइट फ्रैंकली एक तो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं, पर दूसरा चले मैं आपके पॉलिटिकल चेंजेस को मान जाता हूँ, बट ये बताइए, सपोजिंग वी गेट द पार्लियामेंट टू वर्क बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स. आप रिसर्च की बात करते हैं, मैं जब पीएचडी में था, आई वेंट टू देम मेनी टाइम, अभी भी जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार फ्री कर देता हूँ काम, बताएं आपको किताबें देता हूँ, आपको सब कुछ देता हूँ. कहते नहीं, हम नहीं. अब मैंने रिसेंटली क्या किया था, आई एक्चुअली स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स टू एवरीबडी, 2 पेज का, 1 पेज का, बुलेट पॉइंट्स पे कि भाई ये हम कह रहे हैं, ये हमारी रिसर्च हो करी. एक जवाब नहीं आया, किसी ने जवाब नहीं दिया. अच्छा, अब मसला ये है जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप आ जाए इस तरफ कि इकोनॉमिक्स में क्या किया जाए, आईएमएफ से हम कैसे छुटकारा पाए. अब इफ यू अगेन केम इनटू पावर, आईएमएफ से छुटकारा मेरा ये नहीं मतलब कि 3 महीने 2 महीने के लिए, मैं कह रहा हूँ इंडिया ने 91 में मनमोहन सिंह ने कहा था भाई खुदा हाफिज, इंडिया वापस नहीं गया. मैं आईएमएफ में रहा हूँ, मुझे आईएमएफ से कोई दुश्मनी नहीं है, बट पॉइंट ये कि वो इमरजेंसी वार्ड में ना आप जाना चाहते ना मैं जाना चाहता हूँ. इमरजेंसी वार्ड जो बार बार जाते हैं और भंगड़े डालते हैं, ये क्या बात? बिल्कुल सही सर, बहुत वैलिड क्वेश्चन. और बिल्कुल आपने सही कहा कि आईएमएफ का ये काम भी नहीं है ना. आईएमएफ इज द इमरजेंसी वार्ड. आईएमएफ ने आपकी बाईपास करके सर्जरी करके आपको मरने से बचाना है.
ये आईएमएफ का काम नहीं है कि उसके बाद आपको जिम में लेकर जाए और आपके मसल्स बिल्ड करे और आपको ट्रैक पे दौड़ा दौड़ा के आपकी एरोबिक कैपेसिटी बिल्ड करे ना। सो सिमिलरली जो आप परमानेंट एक छुटकारा चाहते हैं आईएमएफ से, वो सिर्फ आईएमएफ प्रोग्राम को बड़े अच्छे तरीके से बड़े डिलीजेंटली इंप्लीमेंट करने से भी नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रप्शन दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। आई वोंट स्पेंड मोर टाइम ऑन इट। हम वो भी नहीं इंप्लीमेंट करते ना, बिकॉज इतनी वो शॉर्ट टर्म सर्वाइवल की होती है उनका। वो बिजली की प्राइस बढ़ा दी तो इधर तो खबरें ये आ रही हैं कि शायद गवर्नमेंट फारिग होने वाली। But even if it diligently, that program is not designed to provide you long-term sustainable growth. So आपको growth drivers identify करने हैं, और this work, doc, we did some work on this. मैं तो सिर्फ उस टीम का एक छोटा सा हिस्सा था प्लानिंग कमीशन के अंदर, but led by Dr. Zubair, who was our chief economist at that time, and a very good team, including some very bright young economists. एक हमने पेपर बनाया और हमने प्राइम मिनिस्टर के पास लेके गए, एंड द रीजन फॉर दैट, उसको बैकग्राउंड बता दूं। प्राइम मिनिस्टर ने जब मुझे कैबिनेट में, आई लेफ्ट द कैबिनेट, एनर्जी मिनिस्ट्री में नहीं ले रहा था, तो जब मुझे प्लानिंग दी तो उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा यार मुझे ये बताते हैं कि ये 60s में जो है वो प्लानिंग कमीशन करता था, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो हमने रूल्स ऑफ बिजनेस निकाल के देखे। रूल्स ऑफ बिजनेस बिल्कुल ये कहता है ये प्लानिंग कमीशन का काम है, राइट? बिल्कुल। सो वी वर्कड ऑन इट, एंड वो हमने अप्रूवल लिया, एंड आई जस्ट गिव यू द जिस्ट ऑफ व्हाट वी हैड डन। और वो अप्रूवल लिया हमने 22 फरवरी 2022 को। तो उसके कुल 2 हफ्ते बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो अप्रूव कर दिया, बट उस पर काम आप समझ लें कि एक दिन में हुआ। व्हाट इट वाज बेस्ड ऑन, बेसिकली इट वाज ड्राइंग ऑन रिकार्डो हॉजमन का मॉडल, राइट? इकोनॉमिक कम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। बेसिक प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है, मैं अगर एग्जांपल दे दूं जो हमने उस प्रेजेंटेशन के अंदर भी यूज की थी, कि 2000 से 2019 का हमने डेटा उसके अंदर प्लॉट किया। तो दो स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तानी, सॉरी, लेट मी स्टेप बैक बिकॉज सम ऑफ द people who are listening to this may not know what we're talking about. Basically what it says is कि इकोनॉमी में जितनी ज्यादा चीजें आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और जितनी कॉम्प्लेक्स चीजें आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, उतनी ही आपकी एबिलिटी टू हैव सस्टेनेबल हाई इनकम। इस पे मैं थोड़ा सा अगर ऐड कर दूं कि ये बहुत पुरानी, जब मैं शिकागो में था तो मेरे उस्ताद ने और मेरे क्लासमेट ने एक ग्रोथ मॉडल को डिसरप्ट किया। हम अभी तक बैठे हुए हैं पुराने मॉडल में, वो जिसको मैं कहता हूँ हक हैग मॉडल, कि पीएसटीपी चलाओ और डॉलर मांगो और ग्रोथ होगी। वो पुराना मॉडल था। रॉबर्ट लुकस और पॉल रोमर ने ये कहा, भाई उसने यही कहा कि पुअर कंट्रीज डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट गैप, दे हैव एन आइडिया गैप। के ऑब्जेक्ट्स तो मिल जाते हैं, खरीद सकते हैं, सड़कें, बिजली, पर आइडियाज आपके कहाँ है? तो उस पर बिल्ड करके जो हाउसमैन ने ये लिखा था, भाई आइडियाज जो है वो गुड्स में कैप्चर होते हैं। जो कंट्री गूगल बना रहा है वो बहुत आगे निकल रहा है, जो कंट्री इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा है बहुत आगे निकल रहा है। अगर हम धागा बना रहे हैं तो फिर कुछ नहीं होगा, तो धागे से आगे निकल रहे हैं। जी बिल्कुल सर। अच्छा, और आपने वो, एंड ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे उसके, रिवील, कंपैरेटिव एडवांटेज और ये वो सब, लेकिन ये बुनियादी सी चीज है। आपने ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, और आप जो है वो तरक्की करते चले जाएंगे और आपकी इनकम लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे। 2000 से 2019 पाकिस्तान वर्सेस वियतनाम। Vietnam sitting at an economic complexity index score of 100 in 2000 and Pakistan sitting at 93. 19 साल गुजरने के बाद वियतनाम जो है वो 100 से 56 पे आ गया। And the lower the score, that means the higher the level of complexity in your economy. So आप वो 100 से 56 पे चले गए। पाकिस्तान 2000 से 2019 में 93 से स्टार्ट होके 93 पे एंड हुआ। So therefore the structure of your economy is not changing, the kind of products that you're producing is not changing. So what is happening is कि पाकिस्तान तो लगभग $300 बिलियन की इकोनॉमी है, दुनिया जो है वो लगभग $100 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ना। वो समुंदर है, हम एक छोटा सा तालाब है। जब तक आप उस समुंदर में, कंपनी अगर आप देखें, कंपनियां देखें, एप्पल और एनवीडिया $3.5 ट्रिलियन की हो गई है। वो जो है टाटा 360 बिलियन का हो गया। अब तो बड़ी ही शर्मिंदगी की बात होने वाली है। वेरी सून एलन मस्क हिमसेल्फ एज अ पर्सन, आप तो कंपनी की बात करें, एलन मस्क का नेटवर्थ इज गोइंग टू एक्सीड पाकिस्तान जीडीपी। सो आपने जो दुनिया में आज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मांगी जा रही हैं,
and the more higher value added products and services that you can produce, the better off you are. आप तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे जो दुनिया को आज चाहिए. एंड आई टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट आपकी इजाजत से आगे, कि स्पेसिफिकली हमने इसमें जो चाइना का केस स्टडी किया था.